हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम ब्लैक होल सीरीज शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हमने पूरा ब्लैक होल का बेसिक्स बताया कि ब्लैक होल होता क्या है, क्या कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे ब्लैक होल कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लैक होल हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक स्टेलर ब्लैक होल होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताया कि स्टेलर ब्लैक होल कन्वर्ट होता है हमारे इंटरमीडिएट ब्लैक होल में, और इंटरमीडिएट ब्लैक होल कन्वर्ट होता है हमारे सुपर मैसिव ब्लैक होल में। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्लैक होल के। और मैं आपको पहले ही बताया था कि हमारा थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, उसमें उन्होंने हमें क्या बताया था कि स्पेस और टाइम के बारे में बताया था। न्यूटन लॉ, आपने देखा होगा, मैंने आपके कैप्शन में लिखा था कि न्यूटन लॉ ऑफ फील्ड। और मैंने क्यों लिखा था न्यूटन लॉ ऑफ फील्ड? क्योंकि न्यूटन ने हमें जो ग्रेविटी के बारे में एक्सप्लेन किया था वो तो बरोबर है, जो उन्होंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था ग्रेविटी के ऊपर, जो कि आपको मालूम होगा 3 लॉ न्यूटन के जो थे ग्रेविटी के ऊपर, वो बरोबर थे। पर जो उन्होंने टाइम के बारे में बताया था, न्यूटन ने जो टाइम के बारे में क्या हुआ था कि वो सिर्फ एक एब्सोल्यूट है। मतलब क्या कि टाइम हर चीज़ के लिए एक ही है, एक ही समय पे है। तो ये चीज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गलत साबित किया उसके ज़रिए। और मैं आपको एग्जांपल बताया था ट्रेन का, अगर आपको याद होगा, कि वक्त हर किसी के लिए एक नहीं है। सपोज़ आज हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस टाइम के ऊपर कि टाइम क्या होता है। देखिए, मेरे हाथ में 2 ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है। ठीक है, तो ये जो बड़ा पत्थर है इसको आप कंसिडर कीजिए कि ये सन है। ओके, अब मैं आपको लास्ट में बताया था कि टाइम का डेफिनेशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तो आपको पूरा बेसिक्स मालूम पड़ जाएगा कि ब्लैक होल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने डिटेल्स में बताए थे, जो मैंने पहले पार्ट में कवर किया है। हमारा पार्ट 2 है। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। सपोज इसका ऑब्जेक्ट हेवी है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो स्पेस में यूजुअली क्या होता है कि हमको जो स्पेस और टाइम है, जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो उसमें हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया था कि सपोज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सपोज़ एक बड़ी चादर है। ठीक है, अगर आप एक चादर को फ्लैट रखे हो आप, अगर उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दो तो क्या हो जाएगा कि वो एक वॉर्प शेप ले लेगा। वॉर्प शेप यानी क्या? वो अंदर धंस जाएगा। ठीक है, आपको ये बात जान के हैरानी होगी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि आपने नाम सुना, शायद नाम ना सुना हो, श्वार्ज़शील्ड के बारे में। श्वार्ज़शील्ड कौन थे? ये एक सैनिक थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे थे। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इनके बिना थियरी ऑफ रिलेटिविटी कंप्लीट होना असंभव था। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वक्त पे अटक गए थे, श्वार्ज़शील्ड जो कि वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर लड़ते वक्त उन्होंने अपने पेपर में कैलकुलेशंस किया, एक फार्मूलाज किया वॉर्प शील्ड के ऊपर। उन्होंने पूरा कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो इतना अंदर चला जाता है कि वहाँ पे लाइट तक पास नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को उन्होंने कैलकुलेट किया और फार्मूला के बेस पे उन्होंने प्रेजेंट किया। और उन्होंने, क्योंकि वो वॉर में थे, तो ये बात जानते नहीं थे कि वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे आगे, इसीलिए उन्होंने उसको पब्लिश ना करने के बजाय उन्होंने उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेटर लिख के एक पोस्ट कर दिया वॉर वॉर एरिया के ज़रिए। तो क्या हो गया, जब वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला वो लेटर, तो वो लेटर उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना थियरी और रिलेटिविटी में उस चीज़ का भी जिक्र किया है। ये फैक्ट्स आपको नहीं पता होगा, आपको सिर्फ यही ऐसे फैक्ट्स आपको जानने के लिए हमारे चैनल पे मिलेंगे। इसीलिए हमारा चैनल जो है वो काफ़ी यूनिक है, और उसको सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिए, और साथ में एक घंटा भी मार दीजिए जो कि बाजू में होगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। क्योंकि आपका भी मेहनत वेस्ट और हमारा भी मेहनत वेस्ट, तो उससे अच्छा ये है कि घंटा मारना ज़रूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है सपोज। ठीक है, अब टाइम क्या होता है कि सपोज ये हेवी ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ग्रेविटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये एक होट स्टार है, तो ये क्या करता है, जो ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ है। ठीक है, तो इसका मास इतना है कि ये इस चीज़ को बैलेंस रखता है। तो इसका मास ज़्यादा होने के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है उसे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो टाइम बेसिकली क्या होता है कि एक बट सपोज 2 ऑब्जेक्ट है ये स्पेस में, तो जब ये ऑब्जेक्ट बीच में है स्पेस में, तो इसके ग्रेविटी के कारण जो इसका जो कम ऑब्जेक्ट है ये इसके कर्व शेप में से चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो जब ये पूरा साइकिल अपना कंप्लीट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो बोलते हैं हम लोग, तो जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसको जितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, तो उसको हम लोग एक टाइम के ज़रिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये बहुत जगह अप्लाई होता है ये फॉर्मूला। उसी तरह अगर सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब वो वॉर्प शेप क्या होता है, वॉर्प होल क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा अभी अगर मैं इसको नीचे फेंकूँ तो ये नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण, जो कि अर्थ की ग्रेविटी है 9.80। तो कोई कोई अगर आप इसकी बजाय आप कोई भी चीज़ पे अगर आप नीचे डालो,
तो ये नीचे नीचे गिरने वाली, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। अब सपोज अगर मैं इसको इसको अगर इस तरह से मैं कर्व शेप में फेंकूँ, ठीक है, तो जो कर्व शेप में मैं फेंक रहा हूँ, तो आप देखो अगर आप उसको ऐसे फेंकोगे तो वो ऐसा नीचे गिरेगा, ठीक है, वो कर्व शेप में नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही हमारे स्पेस में भी होता है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, सपोज अगर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हेवी है, ठीक है, तो ये सब बेंड रहेगा, उसके अंदर वॉर्प होल में रहेगा, और जो उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो सब कर्व शेप में घूमता रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट रहता है जो स्पेस में, वो एक जो अपने बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उसके अराउंड वो सराउंडिंग करता है। तो ये बेसिकली ये हमारा टाइम का पार्ट हो गया। अब बेसिकली ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल कैसे बनता है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लैक होल के टाइप्स क्या होते हैं, ब्लैक होल कैसे अपना ब्लैक होल अलग अलग सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता है। आपको मैंने बताया था कि एंड्रिया गेज के बारे में, जिन्होंने हमारे जो सेंटर ऑफ गैलेक्सी है मिल्की वे के, वहाँ पे सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल कैसे ढूंढा। क्योंकि देखिए उससे क्या होता है कि जो का टेल रहता है, मैं आपको बताया था ब्लैक होल का, जो मैं आपको टेल बताया था, उससे क्या होता है कि उससे लार्ज अमाउंट में रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है, ठीक है, रेडियो इंटेंस निकलता है। तो जैसे आपने सुना होगा डीप स्पेस नेटवर्क, ठीक है, डीप स्पेस नेटवर्क नासा ने सेटअप किया है, वो 3 जगह सेटअप किया है, ठीक है। एक गोल्डन स्टोन है, गोल्डन स्टोन बेरस्टॉ शहर है नाम का, तो वो कैलिफोर्निया के आसपास है, तो वहाँ पे उन्होंने एक सेटअप किया है। एक कैनबेरा में है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, एक कैनबेरा में है, एक वहाँ पे, और एक मैड्रिड में है, मैड्रिड यानी स्पेन में। तो उन्होंने 3 जगह डीप स्पेस नेटवर्क ला के रखा है। तो जब हम लोग ब्लैक होल का बेसिकली क्या करते हैं कि जब ये जो 3 फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग एक जगह रखते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको बताया कैनबेरा ईस्ट साइड है, कैलिफोर्निया अमेरिका ईस्ट साइड है, और मैड्रिड इधर है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक एंगल, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, ऐसा 3 एंगल यहाँ पे आके क्रिएट होता है, ठीक है। तो 3 एंगल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और जब वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज निकलती है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ताकत बहुत होती है, ठीक है, और वो इतना बारीकी से उसको कैप्चर करना पड़ता है, क्योंकि वो हर एक सेकंड अगर आपने एक चूक कर दी तो आपको पूरा डेटा नहीं मिल पाएगा। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो काफ़ी दूर लाइट ईयर से आती है। तो जब वो उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है तो उसको हम लोग कैप्चर करके उसको डिकोड करते हैं, और फिर उसके ज़रिए हम लोग पिक्चर्स निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा कि ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, ठीक है। ठीक है, हम लोग ने ब्लैक होल के बारे में पूरा पढ़ा कि ब्लैक होल ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा वो बढ़ता है, ऐसे उसके मासेस बढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो ब्लैक होल होता है शुरुआत में वो सिर्फ जो 1 रुपये का कॉइन होता है उतना ही बड़ा होता है, बट उसका जो ग्रेविटी होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उसका जो डेंसिटी होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो 3 सूरज को अपने अंदर निकल सकता है शुरुआत में ही, जो वो इतना खतरनाक होता है। और जैसे जैसे वो आगे निकलता है चीज़ों को, गैसेस को कैप्चर करता है, उसके आगे टेल्स क्रिएट होती है, तो धीरे धीरे उसका मास बढ़ता जाता है, फिर वो इंटरमीडिएट में जाता है, फिर वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता है स्टेलर से। तो इस जरिए से ब्लैक होल का एक्सपांशन होता है। अब ये ब्लैक होल बनता कैसे है, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ब्लैक होल बनता कैसे। तो ब्लैक होल का असल में जो फॉर्मेशन होता है वो सपोज क्या होता है, एक स्टार है, ठीक है, ये एक स्टार है। जब एक स्टार, जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि मैं पूरे सन के ऊपर बताया था सन कैसे बनता है, सन में आग कैसे सन में आग के बजाय वहाँ पे एटम्स का कोलिजन होता है, ठीक है, एटम्स जो हाइड्रोजन एटम है आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और फिर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसी से एनर्जी निकलती है, जो हमें एज अ लाइट के जरिए यहाँ पर हमें अर्थ पे रिसीव होती है, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमें हीट रिसीव होता है अर्थ पे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो एक स्टार है। अब उस पर जो स्टार है ना, तो उस पर ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा होती है, जैसे मैं आपको पहले बताया सन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि उस पर ग्रेविटी का इतना असर पड़ता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो आपस में कोलाइड करते हैं। अब उसमें जो एनर्जी क्रिएट होता है वो किसके ज़रिए होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में होता है, फिर उससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। बट कैसा होता है कि क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो इतना ग्रेविटी भी इतना स्ट्रॉन्ग है उसकी कि अगर वो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी क्या करती है, वो उसको कमज़ोर करने लगती है। जो आपस में जो कोलिजन होता है, हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होता है, वो उसके होने के कारण, ठीक है, वो हर सेकंड में कन्वर्ट होता है, उससे एनर्जी निकलती है, और जो ग्रेविटी है वो उसको कमज़ोर करता है। और जब वो सन बहुत बड़ा होता जाता है, जब उसका जो मास है वो उसका बढ़ता जाता है, जब उसकी जो एज है वो बढ़ जाती है, और एक जो एंड पे आ जाती है, जब वो स्टार का एंड होता है
तो जब वो स्टार का एंड के टाइम पे क्या होता है कि वो जो उसमें जो एनर्जी है वो कम बनने लगती है, जो हाइड्रोजन से जो हीलियम में जो कन्वर्ट होता है और जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो कम होने लगता है। उससे क्या होता है कि वो ग्रेविटी का प्रभाव इतना पड़ जाता है कि जो उसके जो उसका सेंटर है, जो उसका कोर है स्टार का, वहाँ पे ग्रेविटी का असर पड़ता है और वो जो स्टार है वो पूरा बहुत बड़ा उसमें ब्लास्ट होता है। जो वो ब्लास्ट होने के कारण क्या होता है कि वो फिर ब्लास्ट हो जाता है, जो उसकी पूरी एनर्जी है वो सब पूरी ब्लास्ट हो जाती है, पूरी फैल जाती है अपने आसपास में। और जब वो फैल जाती है तो वो कुछ करोड़ों साल बाद, बिलियन ईयर बाद फिर वो ठंडा होता है धीरे धीरे। फिर वो एक इसका न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले लेता है। तो न्यूट्रॉन स्टार, आपको जान के हैरानी होगी कि वो 1 सेकंड में 600 चक्कर लगाता है न्यूट्रॉन स्टार। और न्यूट्रॉन स्टार का इतना डेंस रहता है वो कि अगर उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट जाए तो वो पूरा तेज़ तबाह हो सकता है। उससे इतना लार्ज अमाउंट में एक्सरेज निकलती है उससे कि वो बहुत ही हार्मफुल रहता है। उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता वो न्यूट्रॉन स्टार के आसपास। वो न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कीजिए, हम आपको न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले बताया कि जब एक स्टार में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो जब वो एक्सप्लोजन होता है तो फिर वो न्यूट्रॉन स्टार वहाँ पे बनता है। तो न्यूट्रॉन स्टार जब वो बनता है, ठीक है, वो स्पिनिंग होता रहता है, तो आफ्टर न्यूट्रॉन स्टार वो ब्लैक होल में बनता है। मतलब न्यूट्रॉन स्टार से उसका जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक होल में होता है। जब वो ब्लैक होल होता है वो शुरुआत में 3 सोलर मास का होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो 3 सोलर मास के होते हैं ब्लैक होल। और वो क्या करता है कि वो जो अपने आसपास के हैं, आप कभी देखोगे ना, अगर जो भी आपने फ़ोटोज़ देखी होगी, चाहे वो सिग्नस X1 हो, चाहे वो क्वासर स्टार हो, ठीक है? ये सिग्नस X1 और क्वासर स्टार क्या है, ये सिग्नस X1, आपको ये बात जान के हैरानी होगी और आपको ये फैक्ट भी नहीं मालूम होगा। पर आपको मालूम होगा शायद सिग्नस X1 ये पहला ब्लैक होल है जो हमने इंसानी जगत में हमें ढूँढा था, ठीक है? ये इसके ऊपर 1930 से खोज चल रही थी इसके ऊपर, पर जो सिग्नस X1 है, वो फाइनली हमें खोज निकाला बाद में और कन्फर्म हो गया कि ये सोलर मास है, ठीक है? तो वो 15 सोलर मासेस के बराबर है सिग्नस X1, और वो पहला ब्लैक होल है जो हम एज अ ह्यूमैनिटी हमने खोज निकाला, ठीक है? तो हाँ, वो सिग्नस के ज़रिए। तो जो सिग्नस X1 हो गया, ये क्वासर स्टार हो गया, आप देखोगे सिग्नस X1 बेसिकली जो ब्लैक होल है, आप कभी भी देखोगे ना, जो जो भी कहीं आपको कहीं भी जब ब्लैक होल मिलेगा यूनिवर्स में, उसके आसपास आपको एक स्टार ज़रूर मिलेगा, ठीक है? चाहे वो सिंगल स्टार का होता है। देखो, स्टार भी 3 टाइप के होते हैं ब्लैक होल में। एक सिंगल स्टार होता है, एक बाइनरी स्टार सिस्टम और एक ट्राइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है? अब बाइनरी क्या होता है, आपको सिंगल तो मालूम होगा आपको कि एक स्टार है, सपोज एक ब्लैक होल है, ठीक है? तो जो स्टार होता है, क्योंकि ब्लैक होल का जो ग्रेविटी आपको मैंने बताया कि बहुत एक्सट्रीम होता है, तो उससे क्या होता है कि भले जो स्टार्टिंग में जो स्टेलर ब्लैक होल है, स्टेलर ब्लैक होल के आसपास से जो टेल ना निकले हो, और वो जो इवेंट हॉराइजन है वो ना हुआ हो, ठीक है, हॉकिंग रेडिएशंस ना हो, पर उसके बावजूद भी उसका जो ग्रेविटी इतना एक्सट्रीम होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जो आसपास के जो स्टार्स हैं वो उसे चक्कर लगाने लगते हैं वो ब्लैक होल के, ठीक है? सपोज अगर एक ब्लैक होल है, ठीक है, ये एक ब्लैक होल है बीच में और ये स्टार है, तो ये स्टार उसे चक्कर लगाएगा ऐसा, चाहे वो लेफ्ट टू राइट होता है, चाहे वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये एक दोनों के पीछे से घूमते रहते हैं, ठीक है? अच्छा, जो ब्लैक होल रोटेट करता है, आपको ब्लैक होल भी रोटेट करता है, तो चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे वो क्लॉकवाइज हो। तो अगर जो ब्लैक होल रोटेट करता है तो उससे ग्रेविटी के कारण जो उसके आसपास के जो स्टार हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेलेशन में वो ब्लैक होल स्थित है, तो उसके जो आसपास जो स्टार है वो भी उसके सर्कुलेट करने लगते हैं उसके पीछे पीछे। तो जो सिग्नस X1 है वो सिर्फ एक सिंगल स्टार सिस्टम है, ठीक है? उसी सिंगल स्टार सिस्टम है, क्योंकि एक ही सन, वहाँ पे एक ही स्टार है, एक ही सन है जो उसे चक्कर लगा रहा है। अब जो क्वासर स्टार है वो अगर आप क्वासर स्टार है, अगर आप उसको गूगल पे सर्च करोगे, आप देख के हैरान हो जाओगे लिटरली। वो एक ऐसा स्टार सिस्टम है जो हम पूरी ह्यूमैनिटी को हैरान कर दिया था। वो इतना बड़ा स्टार है और उसको ब्लैक होल कंटिन्यूसली उसको निकल रहा है क्वासर स्टार को। और आप कहीं भी देखोगे वो कंटिन्यू उसको धीरे धीरे उसकी जो सारी एनर्जी है, सारा उसका वो जो उसके अंदर जो हीलियम से एटम जो एनर्जीज निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वो धीरे धीरे उसको निकल रहा है और धीरे धीरे उसको जो ब्लैक होल है उसका बहुत बड़ा जो इवेंट हॉराइजन है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग नो पॉइंट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ओके, तो वो जो आप क्वासर स्टार देखोगे, तो ये सब जो स्टार्स है, तो ऐसे स्टार्स के आपको ब्लैक होल मिलेंगे आसपास। और कभी कभी क्या होता है, बाइनरी स्टार सिस्टम। अब बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है कि वहाँ पे 2 स्टार होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ब्लैक होल है सपोज और ये स्टार है, ठीक है, इसके अलावा एक और स्टार होगा, आपको ब्लैक होल तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ब्लैक होल कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लैक होल होते हैं ना, जो शुरुआत में भी होते हैं, जो स्टेलर ब्लैक होल,
उनका जो भी उनका ग्रेविटी तो उतना ही रहता है, ग्रेविटी उनका जो एक्सट्रीम रहता है। तो कभी-कभी क्या होते हैं कि एक स्टार के बजाय कभी-कभी 2 स्टार भी चक्कर लगाते हैं ब्लैक होल के, ठीक है? क्योंकि उसका ग्रेविटी बहुत एक्सट्रीम रहता है। तो आस-पास के जितने भी स्टार होंगे, जैसे आपको भी मालूम होगा कि आस-पास की जो और भी सोलर सिस्टम है, ऐसा नहीं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो खाली अकेला सोलर सिस्टम है। ये मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। तो इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, अपने अलग-अलग, आकाशगंगा है। तो क्या होता है कि आप हर एक का अपना अलग कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है? वहाँ पे और भी स्टार्स हैं। कुछ कॉन्स्टेलेशन में जैसा हमारा कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है? सोलर सिस्टम, यहाँ पे खाली एक ही सन है, ठीक है? कोई ऐसा भी कॉन्स्टेलेशन है जहाँ पे 2-2 स्टार है, ठीक है? तो अगर उसके आसपास ब्लैक होल होगा तो वो दोनों स्टार को चक्कर लगाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। और ट्राइनरी क्या होता है, वो 3 स्टार्स के होते हैं और वो बहुत ही रेयर मिलते हैं। उसका एक्चुअल हमें उसके बारे में मालूम नहीं पड़ा है, बट ट्राइन स्टार सिस्टम भी होते हैं, ठीक है? तो हमें बाइनरी के बहुत हमें फ़ोटोज़ मिले। और जो हमारा रिसेंट ब्लैक होल है, जिसको हम लोग बोलते हैं HR 618, ठीक है? जो सबसे नज़दीक वाला ब्लैक होल है और जो अभी रिसेंटली ढूँढा गया है, 1 साल पहले ही हमें मालूम पड़ा है कि वो सबसे उसको नज़दीक ब्लैक होल है वो अर्थ के, जो कि सिर्फ 1120 लाइट ईयर्स के दूर है हमारे अर्थ से। अब तक सबसे नज़दीक ब्लैक होल है वो, ठीक है? और वो बाइनरी स्टार सिस्टम है। उसके अराउंड 2 स्टार चक्कर लगा रहे हैं। वो हमें कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ पे ब्लैक होल है? तो जब हमने टेलीस्कोप से वहाँ पे ऑब्जर्व किया, टेलीस्कोप से, तो हमें मालूम पड़ा कि जो 2 स्टार है वो एक चीज़ की चक्कर लगा रहे हैं। जो 2 स्टार है, जैसे एक स्टार उसके पीछे है और दूसरा स्टार उसके इधर है, ठीक है? तो दोनों ही स्टार से चक्कर लगा रहे हैं एक ही ऑर्बिट में। तो उसी से हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पे माइट भी एक ब्लैक होल है। और बाद में उसको जब हमने डीप स्टडी किया तो ये बात की पुष्टि हो गई कि वो एक ब्लैक होल है और इसी के साथ वो अब तक का सबसे नज़दीक ब्लैक होल अर्थ से माना गया है। पर हमें एज सच हमें ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है। हमारा अर्थ इस समय कोई ऑब्जेक्ट से आसपास नहीं है।